हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं टॉपिक नया सॉल्यूशन का। वीडियो नंबर होगी कुछ, देख लेना आप लोग। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं मोलैलिटी। और जिसने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो बच्चों वो देख ले, जिसमें मैंने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, इंट्रोडक्शन दिया है सॉल्यूशन का और मोलैलिटी के सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। और आज भी हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे और अगली वीडियो में मोलैलिटी दोनों के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो होने वाली, थ्योरेटिकल वीडियो होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंजॉय करें, कॉपी पेन निकाल लें जल्दी जल्दी और मेरे साथ साथ काम करना शुरू करें, ठीक है। बिल्कुल एकदम जोश और खरोश के साथ। खरोश मतलब खरगोश, ठीक है। तो टॉपिक है मोलैलिटी। और बच्चों मोलैलिटी में आपका क्या बोलते हैं, सबसे पहले सिंबल पता होना चाहिए, सिंबल मालूम होना चाहिए कि मोलैलिटी को किससे दिखाते हैं। क्योंकि जो मोलैरिटी होती है उसे कैपिटल एम से दिखाते हैं, लेकिन जो मोलैलिटी होती है उसे छोटे एम से दिखाते हैं बच्चों। किससे दिखाते हैं? स्मॉल एम से दिखाते हैं और उसे मोलल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलल, ठीक है, मोलल कहते हैं। तो ये बात आप याद रखिए। अब मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? तो डेफिनेशन के लिए फॉर्मूला बच्चों आपको ऑलरेडी नोन होगा। तो फॉर्मूला आपको नोन होना चाहिए। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि हमारे ग्राम में होंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, ठीक है। ये केजी में होना चाहिए। वेट बोल लो या मास बोल लो, बात सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। वेट और मास का पंगा कुछ नहीं है। वेट भी बोल सकते हो, मास भी बोल सकते हो। शॉर्टकट अगर इसका बनाना है तो बच्चों आप बना सकते हो। मोलैलिटी छोटा एम लिखना बच्चों, ठीक है, कैपिटल एम नहीं। हाँ, मोलैलिटी में कैपिटल एम लिख सकते हो, लेकिन सिंबल में छोटा एम लिखना। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये किलोग्राम में होगा, ठीक है। लेकिन बच्चे अगर इसके यूनिट पूछी जाए तो यूनिट क्या होगी? तो यूनिट होगी इसकी ऊपर ग्राम होगा और नीचे क्या होगा? ग्राम नहीं होगा ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ग्राम में नहीं होंगे, मोल्स में होंगे। किस में होंगे? मोल्स में। एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। ऊपर मोल्स में होंगे, यहाँ पे होगा मोल्स और नीचे क्या होगा? नीचे केजी होगा, ठीक है। तो यूनिट के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? यूनिट के लिए लिखेंगे मोल पर किलोग्राम। क्या लिखेंगे? मोल पर किलोग्राम। यूनिट के लिए MOLE नहीं लेते हैं, बस L तक लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं याद हो तो आप मोल केजी इनवर्स लिख सकते हो। और अगर आपको ये भी ना आए, भूल जाओ, भटक जाओ, तो आप आंसर के पीछे छोटा m लिख देना, चल जाएगा। तो ये यूनिट होती है। लेकिन अगर आपके पास जो आपके पास वेट है, इफ वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट है, अगर वो ग्राम्स में दिया है तो बच्चों तब क्या करना है आपको? तब आपको एक ही काम करना है, आपको फॉर्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर ग्राम में होता है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करा देना है। 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई करा रहे हैं क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला केजी में हो गया, यूनिट हमारी केजी में हो गई। तो अगर हमें ग्राम में कुछ सॉल्वेंट अवेलेबल होगा तो 1000 उसको ऑटोमेटिकली केजी में कर देगा। तो हमें इनडायरेक्टली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पहले हम केजी में कर रहे हैं उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं। हम सीधा फॉर्मूले में 1000 लगा देंगे और डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वो ग्राम केजी में हो जाएगा। तो इसलिए शॉर्टकट लगा देते हैं कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बच्चों। और इसकी डेफिनेशन बोले तो डेफिनेशन आप ये लिखोगे, क्या लिखोगे डेफिनेशन? ये तो रही डेफिनेशन। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कितना केजी? स्टैंडर्ड कितना मान के चलते हो? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे लिख दोगे इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute dissolved in
1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब बच्चों यहाँ पे ना एक बात और है कि 1 kg को ना कोई ना सॉलिड समझ लेता है, तो सॉलिड नहीं समझना है वो लिक्विड ही, पर लिक्विड को एज अ लीटर में ना लेके एज अ केजी में ले रहे हैं, और वो केजी में किस सेंस में ले रहे हैं, डेंसिटी 1 मान के ले रहे हैं, तो इसी वजह से हम लीटर को केजी में ले रहे हैं, बाकी और कोई इसमें बात नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ मोटे मोटे बातें हैं मोलैलिटी की जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बच्चों और सुनो नोट में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जरा और सुनो नोट में। तो नोट में पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास आ जाए 5% ऑफ एल्कोहल, 5% ऑफ एल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर, अगर पानी में आ जाए या किसी में भी आ जाए 5% ऑफ एल्कोहल ग्लूकोज के पानी में या किसी भी पानी में, आपको ये 5% से बहुत मतलब है। क्यों मतलब है आपको इतना 5% से? क्योंकि 5% से मुझे सॉल्यूट पता चलेगा, मुझे सॉल्वेंट पता चलेगा और मुझे सॉल्यूशन पता चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में ज्यादातर परसेंटेज में देकर रखते हैं, और बाय डिफॉल्ट बस 5% दे रखा है, 10% दे रखा है। आपको वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट आप वेट बाय वेट ही लेके चलते हो, मतलब दोनों चीजें वेट में लेनी है, दोनों चीजें ग्राम में लेनी है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 5%, और 5 को क्या लिख सकते हो, 5% को आप 5/100 लिख सकते हो बच्चों। ऊपर वाला ऑलवेज क्या होगा, ऊपर वाला हमेशा होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या होगा, वेट ऑफ ऊपर वाला हमेशा वेट ऑफ सॉल्यूट होगा ग्राम में, ऊपर वाला हमेशा वेट ऑफ सॉल्यूट होगा ग्राम में, और नीचे वाला होगा बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और ये भी ग्राम में होगा। अगर आपको सॉल्वेंट निकालना होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या करना होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए बच्चों आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूट को माइनस करना होगा। तो 100 - 5 कितना हो गया, 95 ग्राम। इस तरीके से आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। सॉल्वेंट की वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे या यहाँ पे डालोगे ग्राम में, हाँ ग्राम में अवेलेबल है ना, तो इस वाले में डालोगे। नंबर ऑफ मोल निकालने आपको आते होंगे। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास। क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, या गिवन वेट बोल लो या वेट बोल लो, जो भी न्यूमेरिकल में वेट गिवन होगा वो ऊपर डालोगे, और जो भी मोलर मास होगा, कोई भी फॉर्मूला HCl HNO3 जो भी आपको दे रखा हो उसका मोलर मास आप यहाँ पे डालोगे, नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, पहले से ही मैं बताते हुए आ रहा हूँ, एक्चुअली मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ मैं ये चीज़। तो इतना ये सारा का सारा ये डेटा जो है वो मोलैलिटी का है, यही है बच्चों मोलैलिटी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे आपको 2 बेसिक क्वेश्चन कराने हैं इसमें, जो कि NCERT के बेस्ट क्वेश्चन है और हमेशा रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है। बाकी न्यूमेरिकल जो है अगली वीडियो में ट्राई करेंगे, अभी इतना समय नहीं है, तो मैं 2 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन अभी आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी नोट कर लो, फिर 2 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बढ़िया लेवल के। जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों इसे। ओके बच्चों, तो ये है पहला क्वेश्चन और वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थोड़ा गैप मैंने छोड़ा है कुछ चीजें समझाने के लिए। तो आपसे पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपके पास, कैपिटल M आएगा, छोटा m आएगा। तो कैपिटल M और छोटा m किसी किसी को अगर पता ना हो तो मैं बता देता हूं। कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी, कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी, ठीक है। और छोटे m का मतलब क्या होता है, छोटे m का मतलब होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी। अब क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, तो अब आप पढ़ सकते हो इसे। तो क्वेश्चन है विच आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी इज बेटर एक्सप्रेसिंग यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन एंड वाई। आपसे ये पूछा है कि कौन सी इन दोनों में से बेटर है, मोलैरिटी बेटर है कि मोलैलिटी बेटर है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हमें एक कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा, तो जरा दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको मोलैरिटी के बारे में कुछ बातें समझाऊंगा, और मैं यहाँ पे आपको कुछ मोलैलिटी के बारे में कुछ समझाऊंगा, मोलैलिटी के बारे में। तो मोलैलिटी के बारे में बच्चों आप क्या जानते हो, जो मोलैलिटी है वो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, और किस में होता है, किलोग्राम में होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास मोलैरिटी होता है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में होता है बच्चों, लीटर में होता है, स्टैंडर्ड इसका लीटर में होता है। तो यहाँ पे जो हमारी मोलैरिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है वॉल्यूम के, और यहाँ पे जो हमारी मोलैलिटी है, मोलैलिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है वेट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है वेट के, ठीक है। तो ये वॉल्यूम की है और ये वेट की है। अब जरा एक डायग्राम देखो बच्चों, एक डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा, ये डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा, और ये जो डायग्राम है बच्चों इसमें यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड है, और इस लिक्विड का जो वॉल्यूम है बच्चों वो V1 है, लिक्विड का वॉल्यूम V1 है। यहाँ पे भी लिक्विड ही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम कोई फेरबदल कर रहे हैं, यहाँ पे भी लिक्विड ही है,
ये भी वॉल्यूम ही है बच्चों, ठीक है, ये भी वॉल्यूम ही है, यहाँ पे भी V1 है, ये भी वॉल्यूम है। तो आप मुझे बताओ इस लिक्विड में वेपर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आप मुझे बताओ इस लिक्विड में वेपर बनेंगे नहीं कि नहीं बनेंगे? तो आपका जवाब अगर नहीं होता है तो आप गलत ट्रैक पे हो बच्चों, ठीक है। वेपर तो हमेशा बनते हैं, वेपर हर एक रूम टेम्परेचर पे बनते हैं, वेपर स्पॉन्टेनियस बनते हैं। वेपर चाहे 25 डिग्री सेल्सियस पे देख लो या 30 डिग्री सेल्सियस पे देख लो या 25 डिग्री सेल्सियस पे देख लो, वेपर तो हर समय बनते हैं, हर जगह पे बनते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे बिना हीट दिए वेपर कैसे बनेंगे? भाई बिना हीट दिए पानी नहीं उड़ता है, बिना हीट दिए आपकी वाटर साइकिल नहीं चलती है। समझ रहे हो ना आप बात को? रात को अगर आपने घर में एक बोतल रख लेना आधी पानी से भरी हुई, सुबह को देखना उसके ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स चिपके होंगे। क्यों चिपके हुए हैं? वो ऐसी हवा में चिपके हुए हैं या रात को किसी ने हीट कर दिया उसे? भैया इसका मतलब है कि आपके जो वेपर्स हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, आपका जो लिक्विड है वो वेपर बनाता रहता है, वो स्टीम बनाता रहता है और वो किसी भी टेम्परेचर पे बना सकता है। आप बोलोगे 0 डिग्री पे तो नहीं बना सकता। भाई 0 डिग्री पे क्यों नहीं बना सकता? 0 से कम डिग्री पे भी बना सकता है। आप मसूरी में धनौल्टी चले जाओ, हम तो देहरादून के रहने वाले हैं तो उधर का एग्जाम्पल देंगे आपको। तो आप धनौल्टी चले जाओ तो धनौल्टी पे जो बर्फ जमती है, क्या उसमें आपको कुछ फ्यूम्स उठती हुई नहीं दिखती है? कुछ लपट सी ऐसे उठती हुई नहीं दिखती है? वो भी तो वेपर ही बन रहे हैं बच्चों, आइस के भी वेपर बन रहे हैं। तो ये काम क्या हो रहा है? स्पॉन्टेनियस। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके भी वेपर बनेंगे और इसके भी वेपर बनेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये काम जल्दी करने के लिए हम इसको हीट कर सकते हैं, ये काम जल्दी करने के लिए हम इसको हीट कर सकते हैं। तो हीट कर देते हैं इसे, हीट। तो ये कर दिया हमने हीट, और इसको भी कर देते हैं बच्चों हम हीट, ये कर दिया हमने हीट। और यहाँ पे हम इसे पैक कर देते हैं, जरा यहाँ पे हम इसे पैक कर देते हैं और यहाँ पे भी हम इसे पैक कर देते हैं। ओके, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर जैसे ही हीट करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल कम होगा, क्योंकि वेपर्स बनेंगे। तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज, पहले वॉल्यूम इतना था, फिर यहाँ पे वेपर बन गए, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ये वेपर बन गए आपके। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों? V2। वॉल्यूम कितना हो गया? V2। यहाँ पे भी वॉल्यूम होगा यार, ऐसी बात नहीं है, हर जगह पर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? यहाँ पे वॉल्यूम V2, क्योंकि बहुत वेपर बन जाएंगे, यहाँ पे भी वेपर्स बन जाएंगे, ये भी वेपर बन जाएंगे। क्लियर है ना? तो डिफरेंस क्या है दोनों में? तो डायग्राम वही समझाया, ठीक है। डिफरेंस बच्चों ये है कि मोलैरिटी में वेट के टर्म्स में लेके चलना है, वॉल्यूम के टर्म्स में लेके नहीं चलना है, ठीक है। और मैंने ये वॉल्यूम वाला केस क्यों करा? मैंने इसलिए करा क्योंकि आप ये ना सोच लो कि मैं कोई सॉलिड चीज लेके चल रहा हूं। बच्चों दोनों केसेस में मैं लिक्विड लेके चलूंगा, दोनों केसेस में मैं लिक्विड लेके चलूंगा, लेकिन यहाँ पे लिक्विड को एज अ वेट नापेंगे, लिक्विड को एज अ वेट नापेंगे, और लिक्विड को भी नापेंगे और वेपर का भी वेट नापेंगे, लिक्विड का भी वेट नापेंगे और वेपर का भी वेट नापेंगे। लेकिन यहाँ पे ओनली वॉल्यूम चेक करेंगे, क्योंकि मोलैरिटी डिपेंड ऑन वॉल्यूम, ठीक है। मोलैलिटी डिपेंड ऑन वेट, तो टोटल वेट नापा जाएगा, टोटल वेट, वॉल्यूम का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मोलैरिटी डिपेंड ऑन वॉल्यूम, तो बस वॉल्यूम नापेंगे कि कितना लिक्विड बचा है, वेपर से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे वेपर कम हो गए, तो वेपर अगर कम हो गए तो मोलैरिटी क्या हो गई? ज्यादा हुई, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पर मोलैरिटी के वैल्यू में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पर मोलैरिटी के वैल्यू में चेंज आ रहा है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म्स में थोड़ी ना देखना है, यहाँ पे तो इसका भी वेट नापा जाएगा, इसका भी W1 वेट नापा जाएगा, और वेपर जितने भी W2 बने होंगे उसका भी वेट नापा जाएगा। तो टोटल वेट तो W ही होगा, ठीक है, टोटल वेट तो W होगा। मैंने वॉल्यूम के हिसाब से क्यों समझाया बच्चों आपको? इसलिए समझाया ताकि आप सॉलिड ना समझ लो, आप वेट ऑफ सॉल्वेंट को सॉलिड ना समझ लो। दोनों ही केसेस में लिक्विड लेना है, पर इसको एज अ वेट करना है, और जब एज अ वेट करते हैं तो लिक्विड और वेपर दोनों का लिया जाता है। लेकिन एज अ वॉल्यूम पे बस ओनली वॉल्यूम देखा जाता है और ऑल स्टीम विस्टीम नहीं देखी जाती है। समझे आप बात को? तो यहाँ पे वेट में तो नो चेंज आ रहा है, वेट में नो चेंज, तो वेट में अगर चेंज नहीं आ रहा है तो मोलैलिटी में भी चेंज नहीं आएगा। आप चाहे टेम्परेचर ज्यादा कर दो चाहे कम कर दो। अब आप मुझे बताओ, जो भी कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा वो कभी 10 डिग्री पे करेगा, वो कभी 25 डिग्री पे करेगा, कोई एसी रूम में कर रहा होगा, कोई बेचारा साइंटिस्ट झोपड़पट्टी में कर रहा होगा, तो वह झोपड़पट्टी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, एसी का टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर कम ज्यादा होने की वजह से होगा क्या? टेम्परेचर कम ज्यादा होने की वजह से मोलैरिटी की वैल्यू बार बार बदलेगी,
मोलैरिटी की वैल्यू बार बार बदलेगी, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ पाएगी। लेकिन चाहे कोई झोपड़पट्टी में कर रहा हो, चाहे कोई एसी में कर रहा हो, चाहे कोई लद्दाख में कर रहा हो, चाहे कोई अरेबियन सी में कर रहा हो, चाहे कोई सी भी ठंडी जगह पे, कोई भी गर्म से गर्म जगह पे कर रहा हो, पर वेट में कोई भी फर्क नहीं आने वाला। वेट में कोई भी फर्क नहीं आएगा, टेम्परेचर घटने बढ़ने से वेट में कोई फर्क नहीं आएगा, तो मोलैलिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब बेस्ट कौन है? टेम्परेचर पे ये चेंज हो रही है और टेम्परेचर पे ये चेंज नहीं हो रही है, तो बेस्ट कौन है? बेस्ट है हमारी मोलैलिटी, क्योंकि ये अलग अलग टेम्परेचर पे भी सेम वैल्यू दे सकती है, पर ये अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यू दे रही है, इसलिए बच्चों ये अच्छी कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट नहीं है। तो अगर आपके पेपर में आता है कि कौन सी अच्छी कंसंट्रेशन वाली यूनिट होती है, तो आपका जवाब होगा मोलैलिटी इज द बेस्ट एंड मोलैरिटी इज द वर्स्ट केस। ठीक है, तो आगे आपको समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छे से आया। तो आपको ये डायग्राम बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे लिखना क्या है, तो लिखने के लिए मैं आपको एक 4-5 लाइनें दे रहा हूं लिखने के लिए, तो वो पहले आप ये डायग्राम बना लो, अच्छे से बनाओ डायग्राम, स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम बना लो। ओके, अब ये लिखना आप थ्योरी में। ओके, ठीक है, तो यार थ्योरी में लिख लेना, डायग्राम बना लेना, थ्योरी में लिख लेना, मार्क्स आपको मिल जाएंगे पूरे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट, बहुत ही बढ़िया लेवल का, एनसीईआरटी लेवल का, इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, बहुत ही फेमस क्वेश्चन और आप लोगों के पेपर में 2 मार्क्स में वेटेज में आता भी है ये। तो क्वेश्चन है आपके पास, विच आउट ऑफ 1 कैपिटल एम और 1 छोटा एम इज मोर कंसंट्रेटेड एंड वाई। आपसे पूछ रहा है कि कैपिटल एम ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है या छोटा एम, तो किसी को पता ना हो कैपिटल एम को क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं, या तो मोलर भी कह सकते हो, क्या कहते हो, मोलर। ठीक है, और छोटे एम को क्या बोलते हैं, छोटे एम को मोलल कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, मोलल। ओके, तो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे वो ज्यादा कंसंट्रेट होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं फटाफट कि कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा और कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होगा। लेकिन बच्चों उससे पहले मैं आपको जरा कुछ एक्सप्लेनेशन बता दूं कि हम कैसे लीटर को एज अ वेट मान सकते हैं, क्योंकि लीटर को एज अ वेट मानना आना चाहिए, तभी हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, नहीं तो सारा प्रोसेस बेकार हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे किसी खोपचे में जरा मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें यहाँ पर, ठीक है, और इतने में हम अपना आंसर को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। तो इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड को 1 ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए, 1 kg पर सेंटीमीटर क्यूब ले लिया जाए या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लिया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, डेंसिटी 1 ले ली जाए बच्चों, तो बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे बच्चों तो डेंसिटी को लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू m/v लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है ना। तो ये आपका मास आपका किलोग्राम में होगा और ये आपका क्या होगा, लीटर में होगा, किलोग्राम में होगा और ये आपका लीटर में होगा। तो डेंसिटी अगर आप 1 मान लो, कितनी मान लो, 1, तो डेंसिटी अगर आप 1 मान लो तो यहाँ पे m/v आ गया, m आपका किलोग्राम में होगा और ये आपका लीटर में होगा। ठीक है, तो v को आप उधर भेज सकते हो बच्चों, तो यहाँ पे m kg इज इक्वल टू v, उल्टा लिख के आप ऐसे लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे आपने वेट और वॉल्यूम को बराबर दिखा दिया ना, तो डेंसिटी आप 1 मानकर वेट और वॉल्यूम को क्या कर सकते हो, बराबर दिखा सकते हो। ये आगे जाके अभी इस्तेमाल होने वाले, तभी मैंने फिलहाल आपको बता दिया। ठीक है, तो चलो फटाफट डिफरेंशिएट कर लेते हैं 1 मोलर को और 1 मोलल को, 1 मोलर और 1 मोलल। ठीक है, दोनों को जरा डिफरेंशिएट करते हैं फटाफट। तो इसका मतलब होता है मोलर, इसको 1 मोलर भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इसको 1 मोलल भी कह सकते हैं, इसको 1 मोलल भी कह सकते हैं। इसका असली मीनिंग क्या है बच्चों, इसका असली मीनिंग है 1 मोल पर लीटर। इसका असली मीनिंग क्या है, इसका असली मीनिंग है 1 मोल पर किलोग्राम, यही तो है। अगर पूरा अच्छे तरीके से लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही तो लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ सॉल्वेंट,
और बच्चों कभी भी किसी को कम ज़्यादा अगर दिखाना हो, किसी को भी कम ज़्यादा अगर दिखाना हो तो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा कंपैरिजन करते हैं। तो क्या ये दोनों इक्वेशन कंपैरिजन के लिए तैयार है? देखकर बताओ जरा फटाफट, क्या ये इक्वेशन कंपैरिजन के लिए तैयार है? तो आपका जवाब होगा नो सर, बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है, ये तो कंपेयर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लीटर है और यहाँ पे केजी है, तो ये कंपैरिजन के लिए तैयार नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप लीटर को केजी लिख सकते हो या केजी को लीटर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो भाई? रीजन आपके सामने है। डेंसिटी अगर आप 1 मान लो, बहुत वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मान लो, तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हो केजी को लीटर लिख सकते हो, या तो लीटर को केजी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस वजह से यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या अब इन दोनों को कंपेयर करा जा सकता है? क्या अब इन दोनों को कंपेयर करा जा सकता है? देखो ध्यान से, नो सर कि यस सर? तो आपका जवाब होगा नो सर, अभी भी कंपेयर नहीं करा जा सकता, क्योंकि आपने ये 1 kg बना दिया, ये 1 kg बना दिया, बट ये 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है और ये 1 kg ऑफ सॉल्यूशन है। तो बच्चों आपको सॉल्यूशन को भी सॉल्वेंट बनाना पड़ेगा ना। तो आप जरा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 2 चीज मिक्स हो चुकी है, 2 चीज मिक्स हो चुकी है, तब जाके सॉल्यूशन बनाए, तब जाके वो 1 kg हो रहा है, तब जाके वो 1 kg हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कुछ पानी था, आपके पास 950 ग्राम पानी था, 950 ग्राम पानी था, और 50 ग्राम चीनी आप मिला चुके हो, तो आपके पास तब 1 kg आया है। और आपके पास यहाँ पे 1 kg पहले से सॉल्वेंट है, आपने अभी कुछ मिलाया नहीं है, आपने 1 मोल अभी मिलाया नहीं है। समझ रहे हो ना आप बात को? आप यहाँ पे मिला चुके हो और आपने यहाँ पे मिलाया नहीं है। ये अमाउंट ज्यादा है और ये अमाउंट अभी कम है। समझ रहे हो ना बात को? देखो जरा, तो इसका मतलब अगर मैं इसे सॉल्वेंट की तरह लिखूं बच्चों, अगर मैं इसे सॉल्वेंट की तरह लिखूं तो सॉल्यूशन आपका 2 हिस्सों में टूट जाएगा, सॉल्यूट में और सॉल्वेंट में। ठीक है, सॉल्यूट में और सॉल्वेंट में। तो आप मुझे बताओ, सॉल्यूशन में 2 चीज होती है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट असल में पहले से मिक्स है इसके अंदर, तभी तो 1 kg आ रहा है। इसका मतलब ये कम होगा, सॉल्वेंट कम होगा, 1 kg से सॉल्वेंट कम होगा। कितना कम होगा भाई? कितना कम होगा? 1 kg से कुछ ना कुछ तो कम होगा, लेस देन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लेसर देन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, लेसर देन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और बच्चों अब कर सकते हैं इसको कंपेयर, बिल्कुल कर सकते हैं हम इसको कंपेयर। अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो ऐसा समझ लो, ये गिलास में मेरे पास पानी है और ये पानी मेरे पास कितना है? 950 ग्राम है, और मैंने 50 ग्राम चीनी डाल दी, तब जाके ये 1 किलो हुआ है, 1 kg हुआ है। और मेरे पास पहले से यहाँ पे क्या है? मेरे पास पहले से यहाँ पर 1 मिनट, मेरे पास पहले से यहाँ पर 1 किलोग्राम है, मेरे पास पहले से यहाँ पर 1 किलोग्राम है, और अब मैं इसमें मोल डालने वाला हूँ। ठीक है, या ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे समझ लो आधा गिलास पानी है, आधा गिलास पानी है, उसमें आपने 1 नींबू निचोड़ के पी लिया। ठीक है, और आपके पास पूरा 1 गिलास पानी है, उसमें 1 नींबू निचोड़ के पियोगे तो कैसा लगेगा? आधे गिलास पानी में टेस्ट कैसा आएगा? काफी खट्टा आएगा। और कम वाले में और ज्यादा वाले में कैसा आएगा? थोड़ा कम खट्टा आएगा। तो आधा गिलास पानी ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया और 1 गिलास पानी में कम कंसंट्रेटेड हो गया। आया ना समझ में? तो यहाँ पे मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनता है, इसलिए यहाँ पे सॉल्वेंट कम है, इसलिए यहाँ पे सॉल्वेंट कम है तो सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट में मिलाना है, अभी मिलाया भी नहीं है। सॉल्वेंट यहाँ पे पूरा 1 kg है, ये आधा गिलास है, ये आधा गिलास है, ये पूरा गिलास है। आधे गिलास में टेस्ट ज्यादा आएगा, पूरे गिलास में टेस्ट कम आएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो इसी वजह से ये ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा और ये कम कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट कम है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर 1 मोलर आर मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर। ठीक है, और आपको अगर थोड़ा राइटिंग में लिखना है तो थ्योरी में आपको दिखा देता हूँ। पहले आप इसको नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करिए, और ये थ्योरी नोट करिए। ठीक है, ओके। तो बच्चों अगली जो वीडियो होगी वो होगी न्यूमेरिकल्स के ऊपर,
वो होगी मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स के ऊपर, मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स के ऊपर पूरी न्यूमेरिकल वीडियो होगी बच्चों, जिसमें हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे फटाफट, और वो प्रैक्टिस करना जो कि बोर्ड लेवल पे बहुत बार आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग सॉल्यूशन आरकेसी ऑनलाइन स्टडी डालना, यूट्यूब पर टाइप करना, तो मेरी प्रीवियस वीडियो भी आ जाएगी, फिजिक्स की वीडियोस भी आ जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। और जितना भी लाल वाले बटन पे हवस निकाल लेना। और अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।